वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आरबीआई ग्रेड बी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज उसके वेबसाइट पे आ चुकी है। तो आज इस सेशन में हम आरबीआई ग्रेड बी के पूरी नोटिफिकेशन को एक एक करके पढ़ेंगे, वो सारे पॉइंट्स जिसके आधार पे हम क्लियर रहें कि हमें फॉर्म भरना है और भरना है तो किन किन बातों का ख्याल रखना है, या फिर क्या इसमें फेज़ 1 में क्या सिलेबस है, फेज़ 2 का क्या सिलेबस है, क्या मैं फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूँ, इन सारे बिंदुओं पे सैलरी क्या है, कट ऑफ क्या रही है पिछले वर्षों में, इन तमाम पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो आरबीआई ग्रेड बी एक बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है और जितने भी एस्पिरेंट बैंक की तैयारी कर रहे होते हैं उन बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, या फिर जो बैंक की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, बैंक की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स की, उन लोगों में से भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस एग्जामिनेशन को देने का चाहत रखते हैं, क्योंकि ये जॉब नॉर्मल बैंक एग्जामिनेशन में, नॉर्मल बैंक जॉब से थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा प्रेस्टिजियस भी ज़्यादा है। सो पोस्ट डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड क्या परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी में परसेंटेज रिक्वायरमेंट रखा जाता है। तो क्या परसेंटेज की रिक्वायरमेंट रखी गई है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, फुल स्ट्रैटेजी, सैलरी प्लस लाइफ एंड देन प्रीवियस ईयर कट ऑफ, इन तमाम बिंदुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं। सो शुरुआत करते हैं इस बात से कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो आरबीआई ग्रेड बी के लिए 2022 यानी कि इस साल जो नंबर ऑफ वैकेंसी रखा गया है वो है आपका 294 वैकेंसी, जो नॉर्मल वैकेंसी के रेस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा है। नॉर्मली इस नोटिफिकेशन में या इस जॉब पोस्ट के लिए आमूमन या जनरली कहें तो लगभग 200 वैकेंसी रखी जाती है। इस नोटिफिकेशन में जो कि 2022 में देखा गया है, या 2021 के नोटिफिकेशन में भी हमें अच्छे खासे जॉब पोस्ट 300 के अराउंड जॉब पोस्ट देखने को मिले थे, और यहाँ भी 300 के अप्रॉक्सीमेटली में आपको जॉब पोस्ट नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर इस एग्जामिनेशन में कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एग्जामिनेशन होती है, या फिर किसको कौन कंडक्ट करता है इसको, या फिर क्या वैकेंसी है, कब एग्जामिनेशन का डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सब पे बात करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स लाजमी है कि आरबीआई, दैट मीन्स की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और नेम ऑफ एग्जामिनेशन इज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जामिनेशन। देन वैकेंसी की संख्या जो यहाँ पर है वो 294 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होने का डेट है वो आज का डेट, दैट मीन्स की 28 मार्च 2022, आज के दिन से आप फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, आप भर सकते हैं फॉर्म को। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वो है 18 अप्रैल 2022। एग्जामिनेशन नेशनल लेवल है, इसमें 3 फेज होने वाले हैं। फेज 1 दैट मीन्स प्रीलिम्स, फेज 2 दैट मीन्स मेंस, और उसके बाद इंटरव्यू। कैटेगरी ऑफ कोर्स बैंक जॉब होगा। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसमें है वो है rbi.org.in, तो आप इस पर सारी जानकारियां ले सकते हैं। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी जाके आप पढ़ सकते हैं। अगला जो बिंदु हमारे पास होगा डिस्कशन का वो होगा इंपॉर्टेंट डेट्स। इस एग्जामिनेशन के मद्देनजर कौन कौन से डेट हैं जिनका हमें ख्याल रखना है इस फॉर्म को भरने से लेके तैयारी करने तक। ऑफ कोर्स ये सबसे पहले नोटिफिकेशन को हमने देखा है, इस नोटिफिकेशन को सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, साथ ही साथ पेपर्स में, दैट मीन्स की अखबार में, और वो तारीख था 25 मार्च 2022। लेकिन आज इसका रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, दैट मीन्स की रिलीज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 28 मार्च। दैट मीन्स लास्ट डेट क्या होगा, तो 18 अप्रैल टिल 6 PM। दिस पॉइंट टू बी नोटेड, दैट मीन्स जिस पॉइंट का हमेशा ख्याल रखिएगा कि 18 अप्रैल शाम 6 बजे तक ही है। कई फॉर्म भरने में, कई ऐसे वैकेंसीज आती हैं इसके फॉर्म भरने में टिल नाइट, दैट मीन्स की मिड नाइट, दैट मीन्स 11:59 PM तक होता है, लेकिन इस एग्जामिनेशन में 6 PM तक ही रखा गया। 18 अप्रैल लास्ट डेट को, 6 PM तक ही फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। लेकिन सजेशन ये होगा कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करें और शुरुआती दौर में ही, शुरुआती फर्स्ट वीक में ही आप प्रिपरेशन, मतलब फॉर्म भर के प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दें। एडमिट कार्ड को हम फेज 1 जो एग्जामिनेशन है उसके एडमिट कार्ड को हम देख सकते हैं मई के किसी भी वीक में, दैट मीन्स की 3rd या 4th वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोस्टली, बिकॉज हमारे पास जो एग्जामिनेशन है इसका वो मोस्ट प्रोबेबली हम 3rd वीक में कह सकते हैं, बिकॉज जो एग्जामिनेशन है वो 28 मई को डिक्लेयर कर दिया गया है कि 28 मई को हम फेज 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले हैं, दैट मीन्स की आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 जनरल। ग्रेड बी में ही हमारे पास इसमें जो फेज 2 का एग्जामिनेशन है वो है 25 जून को। ग्रेड बी का जो फेज 2 एग्जामिनेशन वो 25 जून को है, यानी कि 28 मई से 25 जून तक का जो हमारा फासला है, जो डिस्टेंस है, जो हमारे पास डिफरेंस कह सकते हैं यहाँ पर डेट का, वो 25-27 दिनों का हमारे पास गैप है, 27 डेज का गैप यहाँ पे कह सकते हैं आप। और आपका जो फेज 1 होने वाला है DEPR के लिए, और साथ ही साथ आपका जो DSIM है उनके लिए 22 जुलाई रखा गया है इनके फेज 1 का डेट। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो इनका मेंस एग्जामिनेशन है वो 6 अगस्त को रखा गया है। DEPR
ग्रेड बी DEPR पेपर के लिए 6 अगस्त को इनका मेंस एग्जामिनेशन है। साथ ही साथ ऑफिसर ग्रेड बी DSIM, जैसे मैंने बताया, उनका भी एग्जामिनेशन फेज़ 1 का 2 जुलाई को ही है, और उनका ही मेंस आपके पास DSIM फेज़ 2 का एग्जामिनेशन भी जो है आपके पास 6 अगस्त को ही 2022 को ही रखा गया है। इनके आए कि जो भी क्राइटेरिया है, दैट मीन्स जो भी कंडीशंस है, कब रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं फेज़ 2 का, या फिर इंटरव्यू डेट क्या है, उसके बारे में अभी तक नोटिफिकेशन में कुछ भी क्लियरली नहीं कहा गया है। विल मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। जो एज की क्राइटेरिया रखी गई है इस नोटिफिकेशन में, वो रखी गई है एज ऑन 1 जनवरी 2022। आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो होना चाहिए 21 ईयर्स। मतलब अगर आप 21 साल के हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। आप एक जनरल किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट हैं, बिकॉज एक सवाल बच्चों के मन में बहुत आता है कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, तो आप जनरल कैटेगरी से हो या किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक डिमांड नहीं है कि आप फाइनेंस से होने चाहिए, आप किसी और स्ट्रीम से होने चाहिए। आप सिंपली 21 साल की उम्र में अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो ऑफकोर्स आप एलिजिबल हैं। परसेंटेज रिक्वायरमेंट वहां पे है, अगले स्लाइड में देखेंगे। सो मिनिमम एज यहाँ पे 21 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो है 30 ईयर्स। जो मैक्सिमम एज है ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए होगा, या फिर आप कह सकते हैं UR के लिए होगा, लेकिन जो मिनिमम है वो सभी के लिए कॉमन है। अब ये जो 30 ईयर्स का आपको एज कैटेगरी देखा जा रहा है, जनरल कैटेगरी के लिए या फिर UR के लिए, ये तो यहाँ तक फिक्स है। लेकिन इसके बाद जो भी आपकी कैटेगरीज आती हैं, चाहे वो OBC हो या फिर SC ST हो, इन सभी के लिए हमारे पास जो गवर्नमेंट नॉर्म है जिसके आधार पे हम एज रिलैक्सेशन देखा करते हैं, उसमें हमारे पास उस तहत आप फॉर्म भर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं और आपकी उम्र 32 साल है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST से हैं, आपकी उम्र 34 ईयर्स है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बिकॉज आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाया करता है। OBC वाले स्टूडेंट्स के लिए या एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पर 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म। जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसमें एग्जैक्टली यही वाला एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया रखा जाता है। ठीक है, तो आपके पास एज के लिए बहुत सिंपली आप समझ चुके होंगे कि लोअर लिमिट सबके लिए कॉमन है, अपर लिमिट आपके पास 30 ईयर्स जनरल के लिए, 33 ईयर्स OBC के लिए, 35 ईयर्स SC ST के लिए, PWD के लिए आपके पास 40 ईयर्स, या फिर PWD में आपके पास अगर OBC है तो फिर 43 ईयर्स, और PWD में अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारे डिस्कशन का होगा वो होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आप के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, ये आप देखते हैं यहाँ पर। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी कि सर ग्रेजुएशन इसमें क्या स्ट्रीम चाहिए, इसमें क्या, तो ग्रेड बी ऑफिसर के फॉर्म भरने के लिए स्पेसिफिकली जो जनरल कैटेगरी का जो फॉर्म है उसके लिए कोई भी स्ट्रीम, कोई डिमांड नहीं है स्पेसिफिक कि इसी स्ट्रीम से आप होने चाहिए। अगर आप किसी भी ग्रेजुएशन आपने किसी भी डिसिप्लिन से या किसी भी स्ट्रीम से कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप BSc कर रखा है या फिर आपने BA कर रखा है या फिर आपने BTech कर रखा है, BBA कर रखा है, यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। द ओनली वन कंडीशन इज देयर, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप OBC से हैं तो यू आर बाउंड टू हैव 60% मार्क्स इन your graduation, whether it is BTech or simple graduation, you have to carry 60% marks. 60% मार्क्स आपका ओवरऑल होना चाहिए, प्रत्येक सेमेस्टर का 60% मार्क्स का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका एग्रीगेट जो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए। लेकिन अगर आप वहीं पे किसी SC ST से या फिर PWBD से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स यू मस्ट हैव 50% मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास बताया गया कि अगर आप इसके साथ साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन रखते हैं किसी भी डिसिप्लिन में तो आपके 55% मार्क्स को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन ऑब्लिक इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स। दैट मीन्स कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% नहीं है लेकिन आपके मास्टर्स में आपने 55% प्लस या 55% मार्क्स ग्रैब कर रखा है एग्रीगेट, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिखानी है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखानी है, वो फिर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ मास्टर्स भी दिखाना होगा। आफ्टर दिस ऑफ कोर्स इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम PG की बात कर रहे हैं तो SC ST वाले स्टूडेंट्स के लिए या फिर PWD वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर रखा गया है सिर्फ पास मार्क्स। मतलब अगर आप सिर्फ 55% पास मार्क्स अगर आपके पास है यहाँ पर SC ST के लिए, हम ब्रैकेट में पढ़ सकते हैं पास marks for SC ST PWD if you are masters, if you are having master's degree, और ये एग्रीगेट होना चाहिए, नॉट पर सेमेस्टर, इट मस्ट बी लाइक एग्रीगेट, ओवरऑल आपके पास इतने स्कोर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो इस पोस्ट में RBI ग्रेड बी ऑफिसर के पोस्ट में हमारे पास तीन
तरीके से फॉर्म निकाला जाता है। एक होता है जनरल, जिसके बारे में मैंने बता रखा है अभी आपको। अब यहाँ पे स्पेसिफिक आए पास, जैसे कि ऑफिसर इन ग्रेड बी DR DEPR, दिस इज सेकंड पोस्ट, जिसमें आप ग्रेजुएट अगर हैं तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। यू मस्ट कैरी मास्टर्स डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑब्लिक ईयर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दैट मींस कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से आपने मास्टर्स कर रखा है तो यू कैन फिल द फॉर्म फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। और हाँ, आप इस बात का भी ख्याल रख सकते हैं कि आपकी जो ग्रेड बी जनरल कैटेगरी है उसके साथ साथ आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं अगर आप मास्टर्स कर रखे हैं तो, इफ यू आर हैविंग 55% मार्क्स, क्योंकि इन दोनों के एग्जामिनेशन डेट अलग अलग हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, थर्ड हमारे पास जो है वो है ऑफिसर ग्रेड बी DR DSIM। इसके लिए मास्टर्स डिग्री खासतौर पर रखा गया है स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में अगर आपने मास्टर्स रखा है, उसके साथ साथ इकोनॉमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम IIT खड़गपुर। अगर यहाँ पर अगर मास्टर्स डिग्री रखा हुआ है आपने, और आपने साथ ही साथ अगर आपने परसेंटेज में 55 कैरी कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपके पास एक अलग कैटेगरी हो गया। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो अगर ये कैरी करते हैं तो भी आप ग्रेड बी जनरल का फॉर्म भर सकते हैं साथ ही साथ, बिकॉज दोनों के एग्जामिनेशन डेट डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन जिसकी नोटिफिकेशन आज जारी हुई है उसके एग्जाम फेजेस क्या क्या हैं। सो एग्जाम फेजेस में ऑफ कोर्स ऑलरेडी मैंने कह रखा आपको फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। दैट मीन्स की प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू वी हैव। हम एक बार इसको एलैबोरेट करके देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। फेज 1 में क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, या फिर मेंस में क्या एग्जाम पैटर्न रखे गए हैं, या फिर आपका इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होते हैं इसमें, बिकॉज इस एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं और इस पर हम लोग कई बार गौर नहीं करते हैं। लेकिन ये जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट रखा गया है वो जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। यू हैव 6 अटेम्प्ट्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। दैट मीन्स कि अगर आपने फेज 1 एग्जामिनेशन में आप शामिल हुए हो अगर एक बार भी तो उसको एक काउंट करेंगे। आप मेंस में आपने क्वालिफाई किया या नहीं किया डजंट मैटर, बट आपने फेज 1 दिया है, दैट मीन्स दैट विल बी काउंटेड एज 1 अटेम्प्ट। सो आप इसमें इस तरह से 6 अटेम्प्ट आपके काउंट होंगे यहाँ पे। इस तरीके से अगर 6 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स ऑल्दो मुझे जैसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 6 अटेम्प्ट तक नहीं पहुँच पाते होंगे, उससे पहले क्वालिफाई कर लेते हैं या तो एनीवेज। लेकिन इसमें SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी अटेम्प्ट्स के बार नहीं रखे गए हैं। आप फॉर्म भरते समय इस बात का ख्याल रख सकते हैं कि अगर अभी आप फुल प्रिपेयर नहीं हैं तो आप अटेम्प्ट बचा सकते हैं वैसे, लेकिन 6 अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हुआ करता है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम एलैबोरेट करते हैं कि हर एक फेज का क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या सब्जेक्ट शामिल हैं इसमें, और साथ ही साथ कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स होते हैं, और सेक्शनल टाइमिंग कितना है। ऑल्दो आपकी एग्जामिनेशन के जो आपके जब नोटिफिकेशन है उसमें कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं करते हैं ये लोग कि सेक्शनल टाइम क्या रखा गया है। लेकिन अब हम पिछले 3-4 साल पहले की अगर बात करें तो पहले हमारे पास कंपोजिट टाइम हुआ करता था, लेकिन ऑफकोर्स अब रिसेंटली जब सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में सेक्शनल टाइम रखा गया है तो ऑफकोर्स RBI ग्रेड बी ने भी अपना सेक्शनल टाइम कर रखा है। किस तरीके से है तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो हमारा जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट है उसके लिए यहाँ पर रखा गया है 80 क्वेश्चंस एंड 80 मार्क्स एंड दे विल प्रोवाइड यू 25 मिनट्स टाइम। ठीक है, रीजनिंग के लिए यहाँ पर आपके पास होगा 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स टाइम। अगेन अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स एंड 25 मिनट्स टाइम। सेम एज फॉर क्वांट्स के लिए हमारे पास 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स एंड 25 मिनट्स टाइम। इस बात को हम एक समराइज करेंगे तो ये कह सकते हैं कि आपके पास रीजनिंग को छोड़ के बाकी तमाम तीनों सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो क्वांट्स हो, इंग्लिश हो या GA हो, उनके लिए 25 मिनट्स ईच एंड 45 मिनट्स फॉर रीजनिंग। इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो मार्क्स जिसमें जो वैल्यू आपको देखा जा रहा है वो 80 नंबर GA का है 80 क्वेश्चन के लिए, 60 नंबर रखा गया है आपके रीजनिंग के लिए और 60 क्वेश्चन के लिए। मतलब पर क्वेश्चन यहाँ पर एक ही मार्क्स रखा गया है। लेकिन द लेवल ऑफ क्वेश्चन वी फाइंड इन द फेज 1 RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन इज वी कैन रिलेट दिस एग्जामिनेशन एज क्लर्क मेंस और यू कैन से PO मेंस। मतलब आपको बाकी के जितने भी सिंपल मेंस एग्जामिनेशन हुआ करते हैं, चाहे वो बैंक के PO के हो या क्लर्क के, उसके आपको मेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसके फेज 1 एग्जामिनेशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके फेज 2 की बात कर लेते हैं। फेज 2 में क्या क्या सब्जेक्ट है और क्या क्या हमारे पास एक छोटा सा चेंज आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इस बार के नोटिफिकेशन में। 2021 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था, बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास 3 फेज यहाँ पे कहते हैं, 3 पेपर कह सकते हैं आप यहाँ पर। पहले इकोनॉमिक्स आपको नजर आता है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज। यहाँ पे नॉर्मली 2021 से पहले पेपर हमारे पास जो हुआ करता था वो एक ही फॉर्म में हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, उसको बाइफिकेट कर दिया गया है ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में। दैट मीन्स 50 मार्क्स जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव का, 50 मार्क्स आपका होगा डिस्क्रिप्टिव का। इसके लिए
डिफरेंट टाइम दिया जाता था, मतलब 2021 में, और अभी भी दिया जा रहा है कि इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज में आपके पास 30 मिनट्स ऑब्जेक्टिव के लिए और 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए। एक छोटा सा बदलाव है जो आगे बताऊंगा मैं अभी आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो पेपर होता है वो पेपर 2 है, और वो है इंग्लिश का, जिसमें राइटिंग स्किल चेक होती है आपकी। वहां पे डिस्क्रिप्टिव जो कि आपको टाइप करना होगा, दैट मींस ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव है, दैट मींस आपको कीबोर्ड से टाइप करना पड़ेगा उसके हेल्प से। इसके मैक्सिमम मार्क्स जो देखे जाते हैं वो है 100, इसके लिए आपको टाइम दिया था 90 मिनट्स का। लेकिन जो बदलाव है वो यहां पर है, थर्ड वाले पेपर में आपके पास बदलाव है, जो कि है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का। यहां पे पेपर आपका जो होता है वो ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, जिस तरीके से हमारा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का देखा जाता है। लेकिन यहां पे मार्क्स का भी जो बाइफिकेशन है वो 50+50 ही है। लेकिन यहां पे टाइम में 2021 में बदलाव यही हुआ था कि आपके पास टाइम जो था डिफरेंट था, इस तरीके से ही था 30+90, 30 मिनट्स आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, 90 मिनट्स आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए। यहाँ पे आपको कंपोजिट टाइम दिया गया है 120 मिनट्स का इस पर्टिकुलर पेपर में 2022 में। एक छोटा सा बदलाव के तौर पे अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा बदलाव है, मतलब छोटे से बदलाव के तौर पे बड़ा बदलाव कह सकते हैं आप यहाँ पर, जो अगर नजर ना दिया जाए तो आप मिस कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, नोटिफिकेशन आप भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 120 मिनट्स का कंपोजिट टाइम दिया गया इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जहाँ पे होगा पेपर 3 ऑफ फेज 2, दैट इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे पेपर ऑफ कोर्स दोनों पार्ट में होगा, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 30+90 नहीं होके 120 एक साथ दिया गया है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं और हमारे पास क्या चीजें हैं। ऑफ कोर्स सैलरी, जब सारी चीजें जानकारी में आ जाती हैं तो यहाँ पर बात निकल के आती है सैलरी की, कि सैलरी आखिर कितना है। सब कुछ समझ में आ गया कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ, मैं एज के मामले में एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेरी क्लियर है या नहीं है, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न भी समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली अगर मैं सब कुछ कर लेता हूँ, फॉर्म भर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, क्वालिफाई कर लेता हूँ, तो सैलरी क्या रहने वाली है। सैलरी इस एग्जामिनेशन की बड़ी मतलब इस जॉब पोस्ट के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन, और 2022 में आपको अपडेट भी देखने को मिला है इसमें। तो पे स्केल देखा जाए अगर यहाँ पे, तो पे स्केल हमारे इस एग्जामिनेशन का जो होता है वो होता है बेसिक पे अगर देखा है तो 55,200 आपका बेसिक पे हुआ, 55,200 आपका बेसिक पे होता है। पे स्केल देखा है तो ऑफकोर्स 55,200-28,150 ब्रैकेट में जो 9 है उसका मतलब है 9 इंक्रीमेंट्स वहाँ पे होंगे। फिर 80,850 पहुँचेंगे आप, फिर यहाँ पे 2,2850 रुपये का 2 इंक्रीमेंट है आपके पास, 86,550 पहुँचेंगे, फिर 3,300 का 4 इंक्रीमेंट, 99,750, ये आपके पास आपका पे स्केल हो गया। नाउ इसमें बहुत सारे अलाउंसेस भी आपके पास होते हैं, डियरनेस अलाउंस हो गया, लोकल अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस है, फैमिली अलाउंस है, ग्रेड अलाउंस है, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर सो मेनी थिंग्स। आपका जो ग्रॉस सैलरी कह सकते हैं आप, या इमोलमेंट कह लें आप इससे, वो आपका 1,08,404 रुपीज़ पड़ता है आपका, ये आपको पर मंथ का आप यहाँ से आप ग्रॉस सैलरी कह सकते हैं इसे आप, वो आपका 1,08,404 रुपये इनिशियल सैलरी के तौर पे किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में देखा है तो सबसे अधिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आई थिंक सैलरी वाला पॉइंट भी काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपका, कि सैलरी आपका 1,08,404 रुपये इनिशियली आप इतना विड्रॉ कर रहे होंगे। ठीक है ना, सैलरी बढ़ चुकी है ऑफकोर्स, सैलरी पहले जो आपका था वो इतना नहीं था, अब सैलरी बढ़ चुका है, ये आपको बढ़ा हुआ सैलरी में बता रहा हूँ अभी आपको। आपका जो बेसिक पे है वो भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो ऑफकोर्स यहाँ सैलरी में आपको यहाँ पे बदलाव दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस ऑल आफ्टर दिस वी यूज टू टॉक अबाउट कट ऑफ, कि ठीक है इस सैलरी को तो हमें हासिल करना है, लेकिन इस सैलरी को हासिल करने के लिए हमारे एग्जामिनेशन में कट ऑफ क्या रहा करता है, बिकॉज हमें ये पता होना चाहिए कि किस लेवल पे कट ऑफ हुआ करता है, ताकि हमारी प्रिपरेशन हम उस तरीके से करें। सो व्हाट वी कैन थिंक अबाउट दिस इज कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, ऑफ कोर्स सेक्शनल यहाँ पे कट ऑफ भी नजर आता है आपको, सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ भी है। ये 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पास, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए। सेक्शनल कट ऑफ आपको 5 वर्षों को मैंने रख रखा है यहाँ पर, 2020 में परीक्षा नहीं हो पाई थी ड्यू टू कोविड, लेकिन 19 और 21 दो को कंपेयर अगर किया जाए तो दोनों कट ऑफ में 50% का इंक्रीमेंट कह लें या डिक्रीमेंट कह लें, बिकॉज 19 में 122 आपका कट ऑफ था फेज 1 का, दिस इज फेज 1 कट ऑफ ईयर वाइज। सो फेज 1 में 2019 में आपका 122 आउट ऑफ 200 कट ऑफ था। 2021 में जहां पर वैकेंसी की संख्या बढ़ी थी, यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो 2019 में था वो अप्रोक्सीमेटली 200 था, लेकिन वहां से आपके पास जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो 100+ इंक्रीमेंट हुआ आपके वैकेंसी में, और उसका भी इम्पैक्ट कह सकते हैं। और साथ ही साथ आपका पेपर था वो भी ठीक ठाक था, आपका कट ऑफ जो है यहाँ पर पेपर अच्छा होने का कट ऑफ मतलब नीचे जाएगा, तो हमारा पेपर भी अच्छा था, मतलब इन द सेंस 2019 के रेस्पेक्ट में 2021 का पेपर जो था वो थोड़ा अच्छा था, मतलब स्टैंडर्ड अच्छा था पेपर का, और साथ ही साथ वैकेंसी भी बढ़ गई थी। तो इस दोनों ही पॉइंट्स के आधार पर यहाँ कट ऑफ डिक्रीज हुआ है।
अब इस पॉइंट के हिसाब से आपके पास बाकी ईयर्स का भी कट ऑफ नजर आ रहा होगा आपको। यहां पर मेरा एक सजेशन होगा, बहुत ही वाइज सजेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज आप 66.75 जो कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, सिर्फ उसको रेफरेंस में मत रखिएगा, बिकॉज वैकेंसी पिछले साल से थोड़ा कम है और पेपर का लेवल डिसाइड करता है, दोनों चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं कि भाई कट ऑफ क्या होने वाला है। तो यू शुड टारगेट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, तो उस लेवल पे सोच रहे हो कि नहीं मुझे प्रिपेयर करके क्वालिफाई भी करना है, मतलब मैं सीरियस एस्पिरेंट हूं उस टाइप से, तो आई विल से कि योर टारगेट शुड बी 100 प्लस, किसी भी तौर पे आपको 120 130 के आसपास आपको टारगेट रखना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास 80 मार्क्स का जीए है। आप जीए से बहुत बड़ा आप आउटकम निकाल सकते हो आउट ऑफ 80। आप जितना ज़्यादा जीए से आराम से निकाल सकते हो नंबर, उतना शायद इस तीनों सब्जेक्ट में से कहीं से नहीं निकाल सकते। तो जीए को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा। इसमें बात मैं करूंगा, ऐसे भी स्ट्रेटजी वाला पॉइंट पे हम आ ही चुके हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटजी। क्या स्ट्रैटेजी कैरी करना चाहिए स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को, जो भी आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन दे रहे हैं। सो द स्ट्रैटेजी में हमारे पास दो बहुत ही बल्कि मार्क्स कैरी करने वाले, फेज 1 की बात अगर करूँ मैं, इनिशियली हम फेज 1 की बात ही करेंगे, फेज 1 फेज 2 की बात इसकी बात करेंगे, हम पहले फेज 1 की बात करते हैं, व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड कैरी। सो फेज 1 के लिए हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, जहाँ पे एक तो आपके पास जी है जहाँ पे 80 मार्क्स है, और एक आपके पास रीजनिंग है जहाँ पे आपके पास 60 मार्क्स है। रीजनिंग में 60 मार्क्स आपके पास नजर आता है। इन दोनों ही सब्जेक्ट में आपके पास जो टोटल किया जाए तो 140 मार्क्स आपको नजर आता है। इस 140 में से अगर आप 100 मार्क्स ग्रैब करने में सक्षम होते हैं, 90 to 100 मैं कह देता हूं, तो मैं यहां पे क्लियरली कहूं तो स्ट्रेटजी स्टूडेंट का यही होना चाहिए कि यहां से मैं 140 में से 90 to 100 मार्क्स ग्रैब करना है। इसके बीच में कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा आउट ऑफ दिस टू सब्जेक्ट, रीजनिंग और जीए। अब इसके लिए आप कैसे स्ट्रेटजी कर बनाते हैं अपना, कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए रीजनिंग बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है, किसी के लिए जीए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी के लिए दोनों भी हो सकता है, और किसी के लिए दोनों भी नहीं हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो इसमें सजेशन होगा आपको कि आपका जो जीए वाला पोर्शन है, जहाँ पे 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स, एंड मोस्ट प्रोबेबली आज के ज़माने में मैं देखता हूँ, मतलब ये बहुत ही ऑब्वियस बात है, मच ऑब्वियस चीज़ कह सकते हैं इसे आप, कि करंट अफेयर्स हर एक वो एस्पिरेंट जो किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका नज़र कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स पे होता है। करना ये है, अभी से अगर देखा जाए तो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 60 डेज इन आवर हैंड। इस 60 दिन में अभी से ही आपका डे 1, मतलब आज से भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, आप फॉर्म हो सकता है 2 दिन 3 दिन बाद आप फॉर्म भरें, लेकिन आज से ही आप करंट अफेयर्स को इस 60 दिनों को आप 120 दिन अब कन्वर्ट करने चाहिए जीए के लिए। वैसे तो आप इस 60 डेज को आप एफिशिएंसी के तौर पे पूरे 60 डेज को 120 डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हर दिन समझिए आपको 1 नंबर अर्न करना है। मतलब इस टाइप से आप कुछ भी अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं आप। तो मैं कहूँगा इस 80 मार्क्स में से आप अगर 50 से 60 के बीच में कुछ नंबर निकाल पाते हो, मतलब 50 से 60 का मतलब है 55 60 50 प्लस में नंबर यहाँ निकालने की कोशिश करनी है, कुछ भी करके, मतलब बहुत ही मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम आपको 50 तक पहुँचना चाहिए अगर पेपर ठीक ठाक रहा तो। अब पेपर पे भी डिपेंड करता है, पेपर का लेवल क्या रहा है, उसके हिसाब से आपके मार्क्स भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन इन दोनों में से मैं कहूँगा इनिशियली आप प्रिपरेशन करें तो आप इस थॉट के साथ प्रिपरेशन करें, ताकि आपका जो नेक्स्ट 60 मार्क्स होगा उस 60 में से अगर आप अगर यहाँ पे आप 90 to 100 लेके आते हैं, तो यहाँ पे 40 के अराउंड कुछ भी रहते हैं आप, अगर 20-20 नंबर, या फिर हम कह रहे हैं 35 से 40 के बीच में नंबर यहाँ निकाल लेते हो आप, 90 और 40 कितना होता है 130, आप हर साल के कट ऑफ से ऊपर रहोगे, और यही करना भी पड़ेगा। दैट मीन्स ये कहूँगा मैं 40 के आसपास यहाँ से नंबर निकालने पड़ेंगे, 40 के अराउंड। वो 38 भी हो सकता है। 40 के अराउंड का मतलब है कि आप 37 नंबर भी ला सकते हो, मतलब 60 में से 38 नंबर भी, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा फिर। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन में, आउट ऑफ होल सब्जेक्ट की मैं रीजनिंग और जीए, जहाँ पे आउट ऑफ 200 हमारे पास 140 मार्क्स है, अगर यहाँ से हम 90 to 100 मार्क्स के बीच में अगर लेके आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स आई विल बी, मतलब लाइक यू विल बी इन द पॉजिटिव साइड, मतलब आप पॉजिटिव साइड में रहोगे बहुत इसलिए। ठीक है। सो किसी बच्चे का कमेंट में पढ़ पा रहा हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है कि सर सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा। मैं एग्जैक्टली सेफ अटेम्प्ट के बारे में ही बात कर रहा हूँ फिलहाल। यू मस्ट अटेम्प्ट नियर बाई 140, मतलब इस टाइप से कुछ, ताकि किसी भी ईयर का अगर वो, देखो ये तो डिपेंड करता है पेपर पे भी, पेपर का लेवल कैसा है। अगर 2019 की तरह रहेगा, 21 तरह रहेगा, तो ऑफकोर्स नहीं कर पाओगे आप उतना। 2021 का जो पेपर था उसका गुड अटेम्प्ट्स के तौर पे कहा जाए तो गुड अटेम्प्ट था 90 to 100, 95 to 100 के बीच में। 90 to 100 भी कर रहे हो आप तो अच्छा करके आ रहे हो। ये गुड अटेम्प्ट था 2021 का, लेकिन 2019 का जो गुड अटेम्प्ट था वो उससे ज़्यादा था। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेपर, बट ऑफ कोर्स एक जनरल तौर पे बात करें तो मैं कहूँगा कि आपका जो इसमें अप्रोच होना चाहिए इस एग्जाम को लेके, वही होना चाहिए 140 के अराउंड। अगर नॉर्मल पेपर रहा करता है तो यू मस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स एज वेल। 2019 का पेपर, 2018 का पेपर, आप प्रीवियस सारे पेपर्स को ऑब्जर्व करें, और साथ में आप जिन ईयर्स में पेपर इस कट ऑफ कम गए हैं उन ईयर्स के पेपर को भी आप देखें क्या डिफरेंसेस दोनों के हैं,
ताकि आप अच्छे से एनालिसिस करके आप दोनों के हिसाब से आप प्रिपरेशन करें कि अगर पेपर टफ है तो आपका क्या हो रहा है। वैसे आप प्रीवियस पेपर्स को आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, बिकॉज आपके सामने आप कट ऑफ आ चुके हैं। सो यू मस्ट चेक इन दैट वे। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर 10th और 12th में परसेंटेज का कोई इशू तो नहीं है? नहीं, 2021 से 10th और 12th में परसेंटेज का बार हटा दिया गया है आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में। उससे पहले क्या था, इस आरबीआई ग्रेड बी की जो एप्लीकेशन आया करती थी 2019 तक, 19 तक में यहाँ पर हमारे पास 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों जगह पे 60% आपके पास, मतलब थ्रू आउट 60% कह सकते हैं आपके पास होना चाहिए था। लेकिन 2021 की नोटिफिकेशन में इस बात को देखा गया कि वहाँ पे 10th और 12th वाला जो कंडीशन था उसे हटा दिया गया है और 2022 में भी उसी चीज़ को कैरी किया गया है। तो आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स दिस। एंड ऑफ कोर्स इसके लिए जो फेज 2 होता है, खास तौर पे फेज 1 तो खैर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेज 1 की प्रिपरेशन ऑलरेडी बैंक की प्रिपरेशन के दौरान ही कर रहे होंगे, या फिर ये एप्टीट्यूड आपके पास है, ये कर ही रहे होंगे आप। बहुत सारे बच्चे इसमें से ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कर रहे होंगे। लेकिन मैं अगर फेज 2 की बात करूं, फेज 2 थोड़ा सा अच्छा सेगमेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं। आपकी इंग्लिश पे भी पकड़ ठीक ठाक होनी चाहिए, बिकॉज आपको इंग्लिश में 100 मार्क्स का पेपर देना है और वो भी टाइप करके देना है। तो यू मस्ट बी लाइक पहले दिन से ही आप फेज 2 के प्रिपरेशन को भी आप अलग से 3-4 घंटे 5 घंटे का वक्त अभी से आपको देना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू कैन नो प्रिपेयर फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन, बिकॉज फेज 2 के एग्जामिनेशन में आपके पास 90 डेज लेफ्ट है। आप यहाँ से 90 डेज का आप चार्ट बना सकते हैं। 90 डेज को आपको यहाँ पर एफिशिएंसी के तौर पे इसको 150 टू 180 डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लगभग डबल करना पड़ेगा। और फेज 1 में आपके पास, मैं कहूँगा यहाँ पे फेज 1 में, यहाँ पे लिखता हूँ फेज 2 में आपके पास जो 90 डेज लेफ्ट कह सकते हैं बचे हुए हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास 60 डेज आपके पास बचे हुए हैं। आप स्ट्रेटेजाइज करने में टाइम को भी बहुत ख्याल में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, फेज 2 में आपके पास 90 डेज हैं और सब्जेक्ट आपके पास मालूम है, आपके पास फाइनेंस एंड मैनेजमेंट आपके पास है, सारी आपके पास इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज, इंग्लिश भी आपके पास है। So for this subject, like you will have to, you must start preparing for, you must start reading this no subject। बहुत अच्छे से conceptually आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अभी से ही सब्जेक्ट को। ये नहीं कि हम फेज 1 कंप्लीट करने के बाद फेज 2 पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। बट हाँ, इन दिस 2 सब्जेक्ट पर्टिकुलरली यू नीड सपोर्ट फ्रॉम डे 1। मतलब आपको अभी से ही इन दोनों सब्जेक्ट में सपोर्ट के तौर पे सपोर्ट लेना चाहिए। मतलब सपोर्ट आपको सपोर्ट के तौर पे कुछ ना कुछ आपको यूज़ करना चाहिए, चाहे वो बुक्स हो या फिर फैकल्टीज़ हो या फिर कुछ भी। अगर फेज 1 की बात करें, अगर आपकी प्रिपरेशन ऑल्दो थोड़ी बहुत अभी ठीक ठाक हो चुकी है, तो भी आपको एनहांस करने के लिए यहाँ भी सपोर्ट लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आपको कट ऑफ जो होती है, कंपटीशन जो है बहुत तगड़ी है। ऑलरेडी जो बैंकर्स हैं, ऑलरेडी जो बैंक में काम कर रहे हैं, वो पीओ के तौर पे या क्लर्क के तौर पे वो भी ट्राई करते हैं आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए। सो माई सजेशन इज गो फॉर सपोर्ट स्टडी एज वेल विथ योर सेल्फ स्टडी। ये बुक्स हैं जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी कोई अच्छे एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो मेंस लेवल हो या कुछ भी, आपको उन एग्जामिनेशन में इन बुक्स का जरूर सपोर्ट लेना चाहिए। जैसे कि ये हमारी किताब है 50+, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को कैरी किया करते हैं। तो आपको आरबीआई ग्रेड बी के प्रीवियस जितने भी 4-5 वर्षों के पेपर है वो यहाँ मिल जाएंगे। इन बुक्स में चूंकि हमारे पास रीजनिंग 60 नंबर का है, उसमें से सिटिंग और पजल का जो क्वेश्चन होता है, मोर देन 50% क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं सिटिंग एंड पजल से। इसलिए हमारे पास पजल एंड सिटिंग एलिमेंट के लिए हाईली रिकमेंडेड बुक आप कह सकते हैं आप इसे। ये तमाम बैंक एग्जामिनेशन के मेंस के लिए खासतौर पर ये रिकमेंडेड बुक है, और आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 के लिए रिकमेंडेड बुक है। साथ ही साथ मैथमेटिक्स में आपका डीआई का पोर्शन ही आपका इन्वॉल्व रहता है ज़्यादा आपके आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 एग्जामिनेशन में। तो आई विल रिकमेंड दिस बुक फॉर प्रिपेयरिंग फेज 1 क्वांट्स। आफ्टर दिस ऑफ कोर्स व्हाट वी हैव फॉर यू पीपल, क्या हम आपको सपोर्ट, कैसे आपको हेल्प करने वाले हैं प्रिपरेशन में, या फिर लास्ट मोमेंट में आपके प्रिपरेशन में कैसे हेल्प करने वाले हैं। सो आप कह सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच हम लेके आ रहे हैं, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, और इस बैच में हम फेज 1 एज वेल एज फेज 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी सब, मतलब इन द सेंस आपके पढ़ाई में, आपको जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें कहीं भी आप एफिशिएंट हो ना हो, ऐसा ना हो पाए। तो यहाँ पे इस बैच जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस इसकी, आज 28, दैट मीन्स 1 से स्टार्ट हो जाएगी। ये बैच आपको बैंक महापैक प्लस, हमारे यहाँ जो सब्सक्रिप्शन है बैंक महापैक प्लस, उसमें आरबीआई ग्रेड बी के बैच को आप देख सकते हैं। आप आरबीआई ग्रेड बी का जो बैच है, इस बैच को आप अलग से भी एनरोल कर सकते हैं हमारे ADA 247 के एप्लीकेशन से या फिर ADA247.com से। इसको एनरोल करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड Y188 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, मतलब बहुत ज़्यादा ही डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इस रेफरल कोड के आधार पे। साथ ही साथ आप चाहें तो बैंक महापैक प्लस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एनरोल करके आप, इसके अंदर बैंक आपको आरबीआई ग्रेड बी का बैच नजर आ जाएगा। इसमें आपको आरबीआई ग्रेड बी का बैच नजर नहीं आएगा, लेकिन इसमें नजर आएगा, बिकॉज ये आपके जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं, चाहे वो आरबीआई हो, सेबी हो, नाबार्ड हो या फिर एसओएस परीक्षाएं हो, उन तमाम क्लासेस, उनकी क्लासेज होती हैं इसमें अवेलेबल होती हैं, उनकी बुक्स, ई बुक्स सब इसमें अवेलेबल होती हैं।
सो आप इस बैंक महापैक प्लस में भी एनरोल करने के लिए मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हैं Y188 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।